हाँ जी। चलें, अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। सबसे पहले तो वेलकम। इस सेशन के अंदर ये सेशन मतलब हमारा कोई बहुत फॉर्मल सेशन नहीं है जिसके अंदर आपको कुछ स्लाइड्स और चीज़ों को मतलब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें, क्योंकि आप सब लोग एज फॉर नाउ काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई हुई है कि हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, और बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो ग्रुप्स के अंदर एक दिन में समटाइम्स इन हंड्रेड्स क्वेश्चन आए भी होते हैं और डिस्कशंस आई भी होती हैं, जिसमें हर क्वेश्चन को एड्रेस करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो बेसिकली हमने ये सेशन इसीलिए रखा है कि जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अभी तक स्टिल अनआंसर्ड है, हम उसको डिस्कस करें। और मीनवाइल मतलब इसमें अगर आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले। मीनवाइल जो बेसिक क्वेश्चंस या जो रेगुलर क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते रहते हैं उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि जी आप कितने प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हैं। वेल, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, यानी यहाँ ग्रेजुएशन और मास्टर्स, मैं पाकिस्तान के टर्म्स यूज कर रहा हूँ, वैसे यहाँ मास्टर्स को भी कई दफा ग्रेजुएशन ही कहते हैं। जो आप अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, आप 8 प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। और जो मास्टर्स लेवल के ऊपर आप 4 ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कर लेने का मतलब ये नहीं है, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपने 4 की ऑप्शन है, ये सारा आपका माइक, ये सारा ज़िया का माइक ऑन है, आप म्यूट कर लें अगर कोई क्वेश्चन नहीं। तो अगर आपके पास ऑप्शन 4 की मास्टर्स के लिए है, 8 की अंडर ग्रेजुएशन के लिए है, इट डजंट मीन कि आपने 12 की 12 ऑप्शन सेलेक्ट ही कर लेनी है। आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है उनको कल को आपने जस्टिफाई भी करना है अगर आपका इंटरव्यू आ जाता है। अब कई एप्लीकेशंस देखने में ऐसी आई हैं जिसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस को भी ऐड किया हुआ है, कंप्यूटर को भी ऐड किया हुआ है, मैनेजमेंट साइंसेस को भी ऐड किया हुआ है। उसमें नुकसान कोई नहीं है, एप्लीकेशन फी एक जितनी रहती है, लेकिन आपको कल को एंड ऑफ द डे अगर जस्टिफिकेशन देनी पड़ गई, पहले तो वीजा फाइलिंग में आपको जस्टिफिकेशन मुश्किल होगी, दोबारा फिर आपको प्रॉब्लम आएगी अगर इंटरव्यू आ जाता है तो उसके अंदर जस्टिफाई करने में कि हाउ इट इज पॉसिबल कि आप इक्वली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरेस्टेड हैं और इक्वली आप कंप्यूटर साइंसेज में भी इंटरेस्टेड है। तो जब आपने एप्लीकेशन आपकी अभी एडिट हो सकती है, तो एक चीज को ये स्ट्रीमलाइन करना है कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं आपकी प्रीवियस एजुकेशन के साथ मैच हो रहे हो और आपस में भी इंटरलिंक्ड हो। जो आपने सिलेक्शंस करनी है वो सिलेक्शन 1 2 3 जितनी भी हो सकती हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है डॉक्यूमेंट्स का। एक आजकल तकरीबन डेली मुझे को 5-7 मैसेज ये आ जाते हैं कि आया मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कि नहीं है। अगर तो आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटरमीडिएट है, आपका आप अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, आपने FA FSC या वट जो आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटरमीडिएट है तो आपको मस्ट डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। जो सील्ड एनवेलप है जो आपको IPCC से मिलेगा वो आपने सेंड करने हैं इनके गिवन एड्रेस के ऊपर, अलॉन्ग विद योर कवर शीट। आपके प्रोफाइल के अंदर कवर शीट होती है, वो अटैच करके आपने सेंड करनी है। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए और आप ग्रेजुएट हुए हुए हैं पाकिस्तान से, लेट एक स्टूडेंट है उसने मैट्रिक इंटर के बाद 4 इयर्स की BBA किया हुआ है या BSc कंप्यूटर साइंस की हुई है, इन दैट केस आपको सील्ड एनवेलप ना भी भेजें तो ओके है, बट फॉर सेक ऑफ सेफ साइड। अब आप अपने जब फ्यूचर की बात करते हैं, आप कोई भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर आप भेज दें उसका नुकसान नहीं है, वो 2-3 हजार पाक रुपीस जो है उसका नुकसान कोई नहीं है, लेकिन आप अगर भेज देते हैं तो लाइक एक एड ऑन चीज है। अदरवाइज आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज दोनों अटेस्टेड अपलोड करनी है, प्लस मैट्रिक और इंटर की आपने डिग्रीज अपलोड करनी है। एक जो बड़ी कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि अगर आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर प्रीवियस ट्रांसलेट, फॉर एग्जांपल BCom की पार्ट 1 की ट्रांसक्रिप्ट अलहदा होती है, पार्ट 2 की ट्रांसक्रिप्ट अलहदा होती है,
पार्ट 2 के ऊपर पार्ट 1 के सब नंबर्स मेंशन होते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ पार्ट 2 की ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवा के अपलोड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, दोनों की। अगर आप एक ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे तो उसके ऊपर कोर्स नहीं लिखे होते, आपके सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं होते कि आपने कौन से पढ़े हुए हैं। और जब आपकी कन्वर्जन होती है डॉक्यूमेंट्स की स्टडी सिस्टम के अंदर, उसके अंदर उन्होंने सब्जेक्ट्स भी ऐड करने होते हैं। तो वो आपने, अगर आपकी मोर देन 1 ट्रांसक्रिप्ट है तो एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने HEC से अटेस्ट करवा के अपलोड करना है। उसके बाद जब आप अपलोड कर देते हैं तो मैनी टाइम्स ऐसा होता है, मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि आपकी स्कैन की हुई फाइल और जो फाइल अपलोड होती है वो सेम क्वालिटी की नहीं होती। उसके अंदर समटाइम आपका टिकट नंबर विजिबल नहीं होता, समटाइम आपके कोर्स जो आपने पढ़े हुए हैं वो रीडेबल नहीं होते। जब उसे वो जूम करते हैं तो वो रीडेबल नहीं होते कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। अगर मैं एक वाइल्ड गैस करूं तो अराउंड 60 to 70% एप्लीकेशन ऐसी होती है जो एप्लीकेशन पहले राउंड में अनक्वालिफाइड हो जाती है। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, एप्लीकेशन फी पे करते हैं, विद इन कपल ऑफ डेज और सम टाइम विद इन लाइक फर्स्ट 2 वीक्स आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे अनक्वालिफाइड हो जाती है। अगर आप हमारे स्टूडेंट होते हैं तो फिर हम आपकी एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटी के साथ नेगोशिएशन कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट जो है, इसके डॉक्यूमेंट्स ठीक थे तो ये क्यों अनक्वालिफाई हुआ है। देन वी कम टू नो के प्रॉब्लम क्या आती है। फिर हम स्पेसिफिक वो जो डॉक्यूमेंट जो रीडेबल नहीं हो रहा होता उन्हें वो डॉक्यूमेंट अपलोड करवा के रीएवैल्यूएशन करवाते हैं। इसलिए जो भी ऐसे स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि जितनी अर्ली आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके एप्लीकेशन फी पे कर देंगे उतना आसान होगा हमारे लिए स्टूडेंट्स का एडमिशन को सिक्योर करना और क्वालिफाई करवा लेना। वंस यू आर क्वालिफाइड तब तो आपने फिर वेट करना है अप्रैल तक कि आपका नोटिफिकेशन आए और आप उसके बाद वीजा अप्लाई कर सके। तो ये लास्ट डेट का मतलब कतई लास्ट डेट नहीं है। अभी आज दिन में स्टूडेंट की कॉल आई हुई थी कि लास्ट डेट तो 17 है एप्लीकेशन की, मैं भी एप्लीकेशन क्यों कर लूं, मैं वेट क्यों ना कर लूं। तो मैं जो उसको समझाया वही आपको समझा रहा हूं कि एक स्टूडेंट, अब अगर आप हमारी फेसबुक पे या ग्रुप्स को फॉलो कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अर्ली डेट्स में अप्लाई किया था उनका स्टेटस क्वालिफाइड हो भी गया है। अब मतलब दे आर इन सिक्योर मोड नाउ कि वो 3 ऑप्शंस हमने सेलेक्ट की, 3 के 3 में क्वालिफाई हो गए या 2 में क्वालिफाई हो गए, अब उनको एडमिशन मिल जाना है। नाउ दे आर प्रिपेयरिंग समथिंग एल्स लाइक कि उन्होंने फंड्स कैसे जनरेट करने हैं, उन्होंने अगर कहीं कोई जॉब कर रहे हैं उनके साथ क्या नेगोशिएशन करनी है एडमिशन के बाद वाली, तो वो सारी चीजें अब उस फेज में दाखिल हो गए हैं। एज अर्ली यू अप्लाई एज अर्ली यू विल गेट एवेल्युएटेड। और अगर खुदा ना खास्ता आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होते तो हमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाता है कि हम यूनिवर्सिटी के साथ कंफर्टेबली डिस्कस कर लें कि क्या चीज मिसिंग है, बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल हम 17 को एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, यकम फरवरी को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और मिड ऑफ मार्च में जाके हमें पता लगता है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या कोई चीज मिसिंग है। तो वो एक प्रेशर फैक्टर आ जाता है बीच में, जिसको अवॉइड करने का सोल्यूशन यही है। क्योंकि अभी आप लोग सारे एडमिशन के प्रोसेस के अंदर है, इसलिए हम वीजा और जो दूसरी चीजें हैं उन चीजों की तरफ अभी नहीं जा रहे कि वीजा फाइल करने के लिए क्या चाहिए, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। यहां तक अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई आप मतलब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो इसके अंदर एड्रेस नहीं हुआ। अच्छा सर, मेरा एक दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो ये है कि सर, मेरी जो मैट्रिक और जो एफएससी की जो मेरी मार्कशीट्स हैं उसमें एक होता है कि आपको 9th में जब आप रिजल्ट क्लियर करते हैं, एग्जाम्स क्लियर करते हैं, तो आपको एक मार्कशीट दी जाती है। और जब आप मैट्रिक का क्लियर करते हैं तो आपको ना वो फेडरल बोर्ड वाले प्रॉपर एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें आपका 9th और 10th का कम्युलेटिव रिजल्ट मेंशन होता है। ठीक है। तो हमने वो वाली उसमें सारे सब्जेक्ट्स और सब कुछ लिखा होता है। तो हमने वो वाली जो फाइनल हमारा सर्टिफिकेट है मैट्रिक और एफएससी का, वो वाला अपलोड करना होता है। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है। और दूसरा ये है कि अपलोड करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है या उन्हें बाय पोस्ट पोस्ट कर देना ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और उसमें तीसरा ये मेरा क्वेश्चन है कि
जो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर पोस्ट करते हैं तो उनको ओरिजिनल डिग्रीज पोस्ट करनी होती हैं या फोटोकॉपीज अटेस्ट करा के, आईबीसीसी वाले तो सील्ड एनवेलप में अटेस्ट करके देते हैं कॉपीज को, और एचईसी वाले जो है ना वो इसी तरह से आपको अटेस्ट करके दे देते हैं। तो वो हमने जो है ना वो सील्ड एनवेलप में भेजनी होती हैं। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम खुद से अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे, तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू आता है और यूनिवर्सिटी वाले जो है ना वो हमें ईमेल करके नोटिफाई करेंगे कि आपका फॉर एग्जांपल दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट रीडेबल, सो यू शुड अपलोड दिस डॉक्यूमेंट अगेन और समथिंग लाइक दैट। इतने सारे क्वेश्चन है, मेरे जैसे बूढ़े बंदे के लिए ये मुश्किल है याद रखना सारे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कोई मिस हो गया तो दोबारा पूछ लेना। चले मैं आपको वन बाय वन जो है ना हाँ जी, फर्स्ट करा दूं। क्वेश्चन जो आपका था कि मैट्रिक और इंटर का, कराची के अंदर ऐसा है कि मैट्रिक और इंटर दोनों अलहदा अलहदा ट्रांसक्रिप्ट होती हैं उसकी। जी बिल्कुल ऐसे ही। पंजाब के अंदर ये है, आई थिंक फेडरल के अंदर भी ये है कि जो आपकी 10th की ट्रांसक्रिप्ट होती है उस पे 9th के सारे सब्जेक्ट मेंशन होते हैं ऐसा ही है। और 9th के कोर्सेज भी होते हैं। ऐसी सूरत में आपको 9th की ट्रांसक्रिप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक होगा। सिर्फ जो 10th की डिग्री होती है ना, मैट्रिक की और इंटर की डिग्री, वो एनफ है आपके लिए। ठीक होगा। राइट। सेकंड, जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है पोस्ट करना और अपलोड करना, मैट्रिक और इंटर वालों के लिए चॉइस नहीं है एक ऑप्शन लेने की, उन्होंने दोनों ऑप्शंस करनी है, अपलोड भी करने हैं और सेंड भी करने हैं। अगर आप मास्टर लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप अपलोड कर दें, दैट इज एनफ। और अगर आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं तो सिर्फ आपने वो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं जो फोटो कॉपीज में है। नेवर एवर पोस्ट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यू विल नेवर गोना गेट देम बैक। कभी आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एटलीस्ट स्वीडन के केस के अंदर कहीं सेंड नहीं करने। ठीक। और उसका वो एड्रेस का भी बता दें जुनैद भाई, जो पाकिस्तान से टीसीएस करवाते हैं वो एग्जैक्ट एड्रेस पे नहीं आते, वो रिसीव कर लेते हैं लेकिन वो अपलोड नहीं करते। हाँ, वो आप लोग उसमें होता ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स जो आम उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होता है ना, जो वो है कवर शीट के ऊपर, वो एड्रेस नहीं है जिस पे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वो एक अलग एड्रेस है जिस पे आपने भेजने होते हैं। जब आप उस एड्रेस पे भेजते हैं तो वो एनवेलप भी स्कैन करते हैं साथ। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई नहीं करते और आपको कोई एरर आती है, जब एरर आएगी वो एरर बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है, लेकिन वो आपको डिटेल नहीं बताते कि जी कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी चीज मिसिंग है जिसको लगाने से आपको कवर अप हो जाएगा आपका इशू। वो आपको ये जरूर मेंशन करते हैं कि जी आपके फॉर एग्जांपल डिग्री इनकम्प्लीट है। अब डिग्री में हो सकता है स्टैंप ना पड़ी जा रही हो सकता है कोर्स ना पढ़े जा रहे हो, तो मतलब वो एक जनरल आंसर्स होते हैं जो आते हैं, वो स्पेसिफिक आंसर नहीं होता। ओके। और इसमें सर एक चीज ये है कि समटाइम्स एम्बेसी जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटरव्यू कॉल नहीं करते, लेकिन समटाइम्स वो इंटरव्यू कॉल कर लेते हैं। तो वो क्या सिनेरियो होता है कि जब आपका इंटरव्यू कॉल हो जाता है एम्बेसी में? किस्मत वीजा के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है। अगर कोई कहता है कि जी मेरा ऐसे था, ऑर्गेनाइजेशन में फर्क होता है यार ये बीच में। और एक चीज कुछ के माइक ऑन है, काइंडली वो म्यूट कर दे जिनका क्वेश्चन जो नहीं पूछ रहे। और एक जनरल चीज तो देखने में आई है, जो आपका एसओपी होता है ना, एसओपी डज मैटर। अगर आपका एसओपी थोड़ा वेग है, वेल स्ट्रीम्ड नहीं है, आपकी वेल सिंक्ड नहीं है आपके सारे एजुकेशन फ्यूचर प्लान और उसके साथ, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका इंटरव्यू कॉल होगा। अगर आपका एसओपी आपका मतलब एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एसओपी है तो चांसेस हाई होते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। बट स्टिल दिस इज नॉट अ गारंटी। ये गारंटी नहीं है कि आपका एसओपी अगर ए क्लास लिखा हुआ है तो इंटरव्यू नहीं होगा। बट विद द एक्सपीरियंस वी कैन से कि एसओपी डज मैटर। ये दो तीन और हाथ होते हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई एम सारा जिया फ्रॉम लाहौर। अच्छा, मेरी जो एप्लीकेशन है एक्चुअली वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। मैंने स्प्रिंग इनटेक में अप्लाई किया था
और खुद से ही सारा प्रोसेस किया था। मुबशर साहब से मेरी रिसेंटली बात हुई, वो इसलिए कि आई एम वन ऑफ दोज, आई कैन नॉट से अनलकी, but one of those candidates who has received a response for interview and additional documents. So yes, you are very right, Junaid sahab, SOP does matter because मेरी जितने भी class fellows के अभी without interview उनकी settlements आई हैं within 10 days spring intake के लिए। और जो उन्होंने SOP में लिखा था, एक मेरा क्लास फेलो है, उसने लिखा कि मैं आपको अपने एम्प्लॉयमेंट का लेटर दूंगा छुट्टी का, और उन्होंने सेम चीज एडिशनल्स में मांग ली कि जी आप प्रोवाइड करें। इसी तरह मैंने अपने SOP में लिखा कि आई हैव बीन 18 years एक्सपीरियंस इन लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज एंड आई हैव बीन वर्किंग इन बिजनेस इंटेलिजेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एग्जैक्ट उन्होंने मेरी इस चीज को फॉलो किया और उन्होंने मुझसे मेरे एम्प्लॉयमेंट लेटर्स मांगे जस्ट टू मेक इट श्योर, दिस इज माय अजम्पशन और एक्सपीरियंस, कि जी आइदर आई एम सेइंग ओके कि मैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और लीडिंग में काम कर रही हूँ, या मैंने किया है लाइक मैंने टेलेनॉर पाकिस्तान में किया, मैंने जैज में किया जो मोबिलिंक था, और अब मैं यूफोन में हूँ, तो तीनों मल्टीनेशनल है। और उसके बाद उन्होंने मेरी डिग्री मांग ली जस्ट टू मेक इट श्योर, क्योंकि मैंने जो अपना एप्लीकेशन भरी थी उसमें जिस सब्जेक्ट में मेरा एडमिशन हुआ है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लाइक वो बिल्कुल मेरी डिग्री कुछ और है और मेरा अभी जो एडमिशन है वो बिल्कुल और सब्जेक्ट में है। और उसके लिए भी मुझे यूनिवर्सिटी को 2 SOPs लिखने पड़े। एक तो ये लिखना पड़ा कि वाई आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस कोर्स, और दूसरा मुझे ये लिखना पड़ा कि why they should prefer me on other students who are having the computers degree और business management degree। तो मैंने ये दोनों SOPs लिखे जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह I got admitted, और मेरा बहुत अच्छा, और SOPs वगैरह सब मैंने खुद ही लिखा था और वो हो गया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि दो एक्चुअली मेरी क्यूरीज हैं। सबसे पहली तो ये है कि जो मुझे यूनिवर्सिटी से मिग्रेशन वर्केट से जो मुझे रिस्पॉन्स आया फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, और मेरी बैंक स्टेटमेंट के जब आप इंटरव्यू पे आए तो बैंक स्टेटमेंट लेके आए विद ट्रांजैक्शन डिटेल्स, वो भी इसलिए उन्होंने मुझसे ट्रांजैक्शन डिटेल मांगी क्योंकि मैंने किसी कंसल्टेंट को या किसी भी एक्सपीरियंस बंदे को अप्रोच नहीं किया था। आई वाज जस्ट रिग्रेसली फॉलोइंग द वेबसाइट्स मिग्रेशन वर्केट की या उनकी यूनिवर्सिटी admissions.sc की। तो मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने लास्ट एक दिन पहले मैंने अपलोड कर दी अपनी बैंक स्टेटमेंट। लेकिन जिन लोगों ने 3-3 महीने की लोड की या 2-2 महीने की लोड की, उनसे बिल्कुल भी उन्होंने कोई हिस्ट्री नहीं मांगी अदर देन दैट कि उन पे कोई रिजर्वेशन हो। मुझसे उन्होंने कहा जी जब रिव्यू के लिए आए तो यू शुड ब्रिंग द ट्रांजैक्शन डिटेल्स फ्रॉम 1 नवंबर। अच्छा, अभी मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि जो मेरे पास कम्युनिकेशन आई इमिग्रेशन वर्केट की, दैट इज वेरी वेग, लाइक उसकी जो कम्युनिकेशन है दैट इज वेरी दैट नॉट साउंड्स प्रोफेशनल, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से एक अच्छी कंपनीज के साथ अटैच हूँ और मैं यानी फॉरेनर्स के साथ काम किया है चीजें, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम स्वीडिश एम्बेसी, जिसमें उन्होंने, और बाकी जो मेरे क्लास फेलोज हैं उनको भी एडिशनल की ईमेल आई, बट उस पर बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन था। लाइक मुझे उन्होंने लिखा कि you should book your interview within 15 days and you should upload these documents, the 2 documents like educational and contract letters. If you will not provide this, your visa may be rejected. We will process on the basis of the documentation we have and that can be rejection of visa. अब मुझे ना थोड़ी सी आपकी एक्सपर्टीज से ये समझनी है कि हाउ, लाइक जैसे सबने एप्लीकेशन भरी मैंने भी वैसे ही भरी, जैसे सबने किया मैंने भी वैसे ही किया, और ऑन व्हाट बेसिस, ऑन विच बेसिस दे कैन डिसाइड कि जी जो मैंने उनको दिया है, क्योंकि एप्लीकेशन में तो आप सिर्फ 4 तरह के डॉक्यूमेंट लगाते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं, अपने पासपोर्ट्स लगाते हैं, SOP लगाते हैं, और अपना वो लिखते हैं लेटेस्ट आपकी जो एम्प्लॉयमेंट होती है।
लेकिन जो मेरे बाकी क्लास फेलोज को आया, क्यूरी आई और एडिशनल्स ही मांगने की, और इन इसी 2 तरह के एडिशनल्स मांगे, बट इट वाज सो पोलाइट कम्युनिकेशन, इट वाज सो लाइक हम्बल रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड देम, बट मेरे ईमेल पे दैट वाज लाइक अ वेरी दिस काइंड ऑफ मुझे जो आपके क्वेश्चन से समझ लगी है वो ये लगी है कि जो उनकी कम्युनिकेशन है आपके दूसरे कोलीग्स या क्लास फेलोज के साथ उससे मुख्तलिफ है। लेकिन हाँ जी, ये हर मैसेज खुद टाइप नहीं करते, इनके मतलब एक जैसे कोड्स होते हैं चीजों के जो ये लिखते हैं, और बाकी टेक्स्ट स्टैंडर्ड होता है इनका। जिन लोगों को भी इंटरव्यू की कॉल आएगी उनका एग्जैक्टली वही टेक्स्ट होगा जो आपका है। और यहाँ पे क्योंकि स्वीडन के अंदर आप हर चीज को लॉग को सू कर सकते हैं किसी भी केस को, तो जो ये लिखते हैं ना चीजें कि आपके पास इतने दिन हैं, ये है, ये इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं कि आपने इस टाइम के अंदर जवाब देना है, अदरवाइज जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनकी बेस पर डिसीजन कर देंगे। ये एक्सप्लिसिटली उन्होंने बाय लॉ बताना होता है। और बीच में आप एक और चीज मिस कर गई होंगी, उन्होंने ये भी लिखा होगा कि हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है एम्बेसी से टाइम बुक करवा के देने की, वो आपने खुद करना है। एग्जैक्टली, दैट वाज रीशेड्यूलिंग ऑफ योर इंटरव्यू, यू माइट कांटेक्ट विद देम। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। एग्जैक्टली, ये बेसिकली ये सारी एक अपनी लीगल एंडिंग को सेव कर रहे होते हैं कि कल को आप सू ना कर दे उनके ऊपर। ये स्टैंडर्ड है सबके लिए, सिर्फ पाकिस्तान या आपके लिए नहीं है। पाकिस्तान में तो केस करने का रिवाज नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई और मुल्क को जहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते हो, तो ये सिर्फ उस चीज को सेव करते हैं। आप बिल्कुल इस चीज की टेक्स्ट की बेस के ऊपर कोई आप assumption ना लें कि इसका क्या मतलब है। Because I was feeling so negative on the basis of इसमें जो आप कह रही है ना, इसमें कल्चरल इफेक्ट भी है। अगर आप आएंगे मींस के अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई सर मैडम का भी कल्चर नहीं है, आप टीचर को भी नाम लेके बुलाते हैं। और जब ये कम्युनिकेशन भी करती हैं तो ये फॉलो नहीं करते पाकिस्तान या ब्रिटिश की तरह के ग्रीटिंग्स हो या सिंपली बस वो लिखते हैं, तो इसलिए आपको फील हो रहा होगा। दूसरा इनके भी सेकंड लैंग्वेज है। नहीं मुबशर साहब, मुझे इससे बिल्कुल फील नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने टेलेनॉर पाकिस्तान में काम किया जब नॉर्वे वाले लोग 2004 में आए थे। मैं तब से काम कर रही हूँ टेलेनॉर में, मैंने 12 इयर्स काम किया, और वहां पे वो मेरी पहली फॉर्मल जॉब थी। और वहां पे हमने यही कल्चर सीखा कि हमारा सीईओ भी था, he was sharing the same floor, he was making his own coffee, and we cannot say him sir or ma'am. We were just like excuse me Folle or excuse me Lars or whatever. और हम लोग बिल्कुल भी we are not used to say sir and ma'am. This is not the matter. I'm just feeling a little bit negative on the basis of the last sentence, which is like if you will not provide this, we will reject your on the basis वो एक स्टैंडर्ड इनका फॉर्मेट है, वो इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जनरेटेड है। इसके अंदर means I should stay positive for the हाँ जी, उसका कोई वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है इसके साथ। Okay. And my second question is जी sure, please you carry on please। हाँ जी, क्योंकि उधर मैं देख रहा हूँ कि और क्वेश्चंस ग्रुप में भी आ रहे हैं और जी सर एक मेरा और है मैसेज कर रहे हैं जी सर एक मेरा और क्वेश्चन है। वो ये है कि जैसे इंटरव्यू में जब आप उसको प्रिपेयर करते हैं या उसको आप वहां पे ऑन एयर होते हैं, तो इज इट लाइक कि वहां पे आपका केस ऑफिसर जो वहां से होता है स्वीडन से, वो भी he will be the part of interview, or the only Paki people like the Swedish embassy, the guys who are dealing with the like Pakistani people will be the part of it? What kind of communication it will be, and how they can, like if only Pakistani are involved, then what is the process to convey our like response regarding or about हाँ जी, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया हूँ, मैं इसको क्विकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो नॉर्मली वो जो केस ऑफिसर है वो ऑनलाइन नहीं होता, उसने क्वेश्चंस पहले भेज दिए होते हैं कि मुझे ये क्वेश्चंस चाहिए। आपसे वो क्वेश्चन करेंगे, आपसे आंसर लेंगे, आंसर लेके लिख लेंगे। आंसर लिखने के बाद वो आपको दोबारा दिखाएंगे कि जी आपसे हमने ये क्वेश्चन किया था, आपने ये आंसर किया, आर यू एग्रीड? आप जब कहेंगे यस वी आर एग्रीड, हमने यही जवाब दिया है, तो वो क्वेश्चन जो है वो उसे सबमिट कर देंगे और वो केस ऑफिसर को चले जाएंगे। तो उनका रोल जो है, केस जो इंटरव्यू वाले का रोल सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह है कि वो जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपसे पूछें, टाइप करें और सेंड कर दें।
Okay, like it's been 2 weeks now, but I didn't receive any response from Islamabad embassy regarding interview. But many people parallel of me, they just booked later and they have received earlier. So should I highlight this, email this, or something like how I can हाँ get जी, the आप देखें, उन्हें quick response? रिमाइंड करवाने का तो आपके पास हर स्टेज पे, हर जगह पे राइट है। अगर आपको लग रहा है कि आपको मतलब मोर देन नॉर्मल वेट करना पड़ रहा है, तो आप उन्हें ईमेल करें, फोन करें कि मेरा अभी तक इंटरव्यू बुक नहीं हुआ, इज एवरीथिंग गोइंग ओके? तो यस यू कैन, यस यू कैन। Like isn't like there will be no not any negative impact no, on my not at all, application not or at all, anything not like at all, that? Okay, not at fine. all, Thank you so much for your unless answers. एक और दो I दफा have पूछने done में कोई this. प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप I have called once. I have called once last week, and there was a lady, and she said that okay, fine, you will get any date in December. Then I just again asked that there are Christmas holidays ahead. So when I will get the response? She said before the holidays. That was the very cool and chill response from her. So should I like remind them again through email? Like हाँ जी, I मेरा called ख्याल है them नेक्स्ट वीक last में week. आपको कर लेना चाहिए। Okay, fine. Thank you. ये हुमैरा ने भी हैंड रेज किया हुआ है काफी देर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं डॉक्टर हुमैरा हूँ, और मुझे तो आप लोगों की डिस्कशन से लग रहा है कि यहाँ तो वो जो स्टूडेंट्स जो भी हैं वो काफी पहले से वो लोग यहाँ तो दिस इन दिस प्रोसेस हैं, और उनको काफी नॉलेज है, बिकॉज आई एम रियली न्यू इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, और मुझे कोई इतना ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैंने कुछ लोगों ने मुझे खुद जो है मतलब मैंने फेसबुक ग्रुप से और से किया, तो उन्होंने कुछ मुझे वेबसाइट्स वगैरह बताई कि आप यहाँ जाएं और इस पे जो है जाके आई थिंक इट्स अ यूनिवर्सिटी साइट जहाँ पे आप प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अपने लिए जो है वो प्रोग्राम देख सकते हैं। सो बीइंग अ डेंटिस्ट, मेरे ख्याल में हेल्थ की तरफ जो प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ साइंसेज या इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, वही जो है वो सूटेबल है हमारे लिए। तो मुझे इसमें ये पूछना है कि लेट्स से मतलब इसके लिए फिर हमें जो फाइनेंसेस वगैरह हैं, हाउ मच, आई मीन मोर द बेटर, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, ये एक मेरी क्वेरी है। और दूसरा ये कि लेट्स से इफ आई वांट टू मूव विद माय किड्स, तो उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर है? वो अभी से ही साथ साथ लेके चलना पड़ता है? आइदर आई हैव टू मेंशन कि जी मेरे बच्चे हैं एंड आई वांट टू मूव, उनके साथ मूव करना है, या फिर कैसे इस तरह से करके, तो वो उस प्रोसीजर में मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए थी कि ये हाउ डज इट गो, मैंने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से लेके चलना है। देखिए, आप एक चीज समझें कि स्वीडन में हर डिपार्टमेंट इंडिविजुअली काम करता है, ये आपस में इंटीग्रेट हैं लेकिन इंटीग्रेट नहीं है। एडमिशन का प्रोसेस यूनिवर्सिटी के एंड का है, वीजे का प्रोसेस माइग्रेशन के एंड का है। जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो वहां पे आपके सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मैटर करते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस, आपका फैमिली स्टेटस कुछ मैटर नहीं करता उसके अंदर। सही। जब आप अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ साइंस का कहा, आप जब हेल्थ साइंस में अप्लाई करेंगी तो आपको आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और अगर आपकी कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, अगर आइल्स वगैरह आपने किया हुआ है वो चाहिए होगा। आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। अगर आपका नेम चेंज है, जिस तरह मतलब इन मोस्टली आई हैव अ डॉक्यूमेंट, यस। हाँ जी, वो नेम चेंज के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। दीज आर द ओनली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन, जब आपने अप्लाई करना है। अब आ जाती है दूसरी बात कि आपने जब वीजा अप्लाई करना होगा तब आपको चाहिए होंगे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एफआरसी चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। ये वो चीजें हैं जो माइग्रेशन को चाहिए होंगी आपकी फैमिली को डिफाइन करने के लिए। एट दैट स्टेज आपको वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि आपको प्रोसीड कैसे करना चाहिए, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जब आप अप्लाई करें, आप अपने स्पाउस और बच्चों के साथ अप्लाई करें, अकेले अप्लाई ना करें। इट इज फॉर बेटर। आपको सेम ड्यूरेशन का वीजा मिलता है, आपको फिर पर्सनल नंबर इशू हो जाता है। फ्लाई करना ना करना दैट इज अनदर थिंग। अगर आपको लगता है कि पहले आके हाउसिंग अरेंज कर लें फिर फैमिली को बुला लें, दैट इज फाइन।
लेकिन वीजा अप्लाई करते हुए सब इकट्ठा वीजा अप्लाई करें ताकि ड्यूरेशन सेम हो और आपको पर्सनल नंबर मिल जाए, जो फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होता है जब आप मेडिकल और बैंक अकाउंट्स और ऑल दोस थिंग्स में आपको। ये जो सेकंड स्टेप है ना, जब आपका हमारा यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाता है तो फिर जब हम इमिग्रेशन के लिए जाएंगे तो उस वक्त हम जो है वो सारा इकट्ठा साथ अप्लाई करें। हाँ जी, क्योंकि आपने क्वेश्चन दोनों पूछे हैं तो मैंने इसलिए दोनों को अलग-अलग करके बता दिया आपको कि एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं चाहिए आपको। अच्छा, और जैसे मेरी तो बीडीएस डिग्री है, तो अभी आपने उससे पहले कोई साहब पूछे, तो जैसे मुझे अपना जो इंटर का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है ये उनसे मतलब जो बोर्ड है उनसे, क्योंकि मेरा मैट्रिक फेडरल बोर्ड से है, वो मेरा इंटर जो है वो सिंध बोर्ड से है, तो मतलब अब ये और इंटर का बोर्ड सर्टिफिकेट तो मैंने कभी निकलवाया ही नहीं। अब तो डॉक्टर मतलब मुझे मेरे ख्याल में 98 में मैंने इंटर किया था, मतलब बहुत अच्छा हो गया, उसके बाद कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इत्तेफाक है कि मुझे इंटर का सर्टिफिकेट की, तो मुझे पहले तो इंटर का सर्टिफिकेट निकलवाना है और वो फिर वो मुझे सील ही भेजना पड़ेगा या किस तरह से? आपकी ग्रेजुएशन भी है, आपको सील एनवेलप सेंड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और मेरे जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हैं, मैं तो मुझे अपना किसी और अभी मैंने यूके के लिए भी अप्लाई किया था, तो मेरे ट्रांसक्रिप्ट जो मेरे बीडीएस के ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हैं वो सारे लाहौर हाई कोर्ट के एक लॉयर से जो है वो अटेस्ट हुए हैं। सो उनकी कोई रिक्वायरमेंट है कि इस से हो सकते हैं, मतलब फलानी सिर्फ एचईसी से, हायर एजुकेशन कमीशन, और किसी से मतलब फॉरेन ऑफिस, नोटरी रिपब्लिक, किसी से नहीं चाहिए, सिर्फ एचईसी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन की, और मैट्रिक और इंटर आईबीसीसी से। आईबीसीसी, अच्छा, मैट्रिक और इंटर आईबीसी से, और जो मेरी जो बीडीएस ग्रेजुएशन है उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री एचईसी से। एचईसी से, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, लेकिन कुछ भी सील्ड नहीं चाहिए? नहीं, आपको सील्ड एनवेलप नहीं चाहिए, उसके बगैर यू कैन अप्लाई, आप सिंपली सॉफ्ट कॉपीज अपलोड कर दें। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हुवावे मेड 10, मतलब मुझे नहीं पता नाम क्या है इनका। वालेकुम सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम 1 ईयर के प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं या 2 ईयर में, तो अगर हम 1 ईयर में जाते हैं तो उसमें हमें पर्सनल नंबर नहीं मिलता, यही सुनने में आ रहा है। तो पर्सनल नंबर का कह रहे हैं एक अल्टरनेटिव होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी तरह से पर्सनल नंबर का अल्टरनेटिव हो सकता है? पहली बात तो ये कि आप डिपेंड करता है आप किस सेशन में आ रहे हैं 1 साल पे। अगर आप जनवरी में 1 साल पे आ rहे हैं तो आपको 13 माह का वीजा मिलेगा और पर्सनल नंबर मिलेगा। अगर आप ऑटम में अगस्त में आ रहे हैं 1 साल में तो आपको 10 माह का वीजा मिलेगा और पर्सनल नंबर नहीं मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्लेसमेंट इन सेंस ऑफ जॉब मार्केट, यस, लेकिन अगर आप कहें कोऑर्डिनेशन नंबर की बेस पे, मतलब जैसे बैंक अकाउंट है उस पर आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई, मतलब आपको जो पर्सनल नंबर के बेनिफिट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे पूरे नहीं मिलेंगे। रिप्लेसमेंट हो जाती है कि आप जॉब मार्केट में इन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि ट्रू रिप्लेसमेंट, वो नहीं है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि फॉलो अप किस तरह किया जाए, क्योंकि मुबश्शिर साहब से मेरी बात हुई है लेकिन वो शायद इतने बिजी होते हैं कि प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाते क्यूरीज का। देखिए, एक चीज आप समझें, आपने अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं ना। जी नहीं, मैंने ना उनसे कहा था कि प्रोग्राम्स डिसाइड कर लें, लेकिन वो शायद कम्युनिकेशन गैप था या क्या था, तो प्रॉपरली हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए और उन्होंने खुद से ही कोई प्रोग्राम्स ढूंढ के और उसमें अप्लाई कर दिया था, जो कि मैंने बाद में विड्रॉ किए हैं। अच्छा, इस पे ना ये तो मतलब मेरा ख्याल है ये गिला ऐसा है जो मैं तो दिन में 10 दफा सुनता हूँ। एक चीज काइंडली आप लोग अंडरस्टैंड करें। पहली चीज ये है कि हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होते हैं ना। हम स्वीडन में पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो सेटलमेंट के प्लान के साथ आते हैं। वो मतलब डिग्री कंप्लीट करने के एम्बिशंस होते हैं लेकिन सेकेंडरी। We use education as a tool to get settled along with completing like getting international exposure of education. अब उसमें होता ये है कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना एज ए स्टूडेंट, अगर मैं भी एज ए स्टूडेंट अप्लाई करूं उस टाइम मैं इमोशनल और अपने गोल्स की वजह से उस एक्सट्रीम पे खड़ा होता हूं कि मैं किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा होता।
अगर आप मेरे एंड पे आके देखें, मैंने ये देखना होता है, आपका नाम क्या है? जुबैर। जुबैर। अब मैंने ये देखना है कि जुबैर की सक्सेस, व्हाट सक्सेस वी काउंट के जब आपका वीजा लगेगा दैट इज सक्सेस। उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे मतलब एक फनी सा जोक है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ये, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना तलाक देने की पहली शर्त पता क्या है? पहली शर्त यह है कि बीवी आपकी अपनी हो, आप किसी को राह जाती को नहीं कह सकते। मतलब आपको वो सारी कंडीशंस मीट करनी है कि आपका वीजा लगे। आप अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। अब आपने वो गोल सेट कर दिया है, जिस यूनिवर्सिटी ने ना तो आपको लेट अकोमोडेट करना है, जिसने ना आपकी लेट एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट के अंदर रिव्यू करना है दोबारा, जब आपका लिखा हुआ है ना अनक्वालिफाइड, उस टाइम जुबैर ने कहना है जुनैद भाई कुछ करें, मेरा कहीं एडमिशन कराएं, मेरा साल जाया हो रहा है। अब उस स्टेज पे अगर फॉर एग्जांपल आप 4 यूनिवर्सिटीज चूज करते हैं, 4 यूनिवर्सिटीज में मेरी पार्टनर यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी को जाके कहता हूं ये मेरा स्टूडेंट है, इसको अकोमोडेट करें, दे विल क्वेश्चन ऑन मी कि यार अगर ये आपका स्टूडेंट था, आपने जब वहां से रिजेक्ट होके आ गए हैं तो हमारे पास आ गए हैं, यानी हम आपकी पहली प्रायोरिटी ही नहीं है, हम आपको क्यों अकोमोडेट करें? तो हम जब स्टूडेंट का प्रोग्राम चूज करते हैं, आप अगर हमें फॉलो कर रहे हैं, हम हर साल एक बैनर लगाते हैं 100% स्टूडेंट्स हमारे एडमिट होते हैं, हम एडमिशन लेके देते हैं उन्हें। उसके लिए हम स्टूडेंट से जो फेवर मांगते हैं वो ये मांगते हैं सिर्फ कि आप अपनी एप्लीकेशन हमें बनाने दें। देखें हमारा काम ऐसा है जिसमें या तो दोनों विन विन है या दोनों का नुकसान है। अगर विन विन में आप अपनी जितनी नैरो सिलेक्शन के साथ आते हैं, बेसिकली आप उतनी चॉइसेस कम कर देते हैं हमारे लिए। एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, उसने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, वो कहता है जी मैंने ऑटम 2022 में स्वीडन जाना है। मेरे पास अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी कहेगी ना फॉर एग्जांपल लीनियस कहती है, हाम्सा कहती है कि जी हम 100% एडमिशन देते हैं, मैं उसको पहली प्रायोरिटी पे रख दूंगा। अब अगर वो मुझे आके कहता है मैंने हाम्सा के एम्बेडेड सिस्टम में जाना है और यही मेरी सिलेक्शन है, अब एम्बेडेड सिस्टम पूरे स्वीडन में 2 यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं, हमने 70-80% चॉइसेस तो खुद ही खत्म कर दी। कल को खुदा ना खास्ता अगर वो स्टूडेंट अनक्वालिफाई हो जाता है, उस सूरत में फिर उसे ये नजर नहीं आता एम्बेडेड सिस्टम है, वो कहता है चाहे मेरा चीचों की मलिया में हो जाएगी लेकिन मेरा एडमिशन सिक्योर हो जाए। हम बेसिकली उस पैनिक सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि ये चीज जो है ना कि यार मैं ये नहीं पढ़ना चाह रहा लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, वो कहते हैं ना पंजाबी की कहावत है पैड़े रोए ना लो चुप चंगी। गलत सिलेक्शन कर लेने से कहीं बेहतर है कि जहां एडमिशन सिक्योर होता है पहले वो करें। एडमिशन सिक्योर के बाद फिर वीजे का स्टेप आता है, वीजे के बाद आपने आके यहाँ पढ़ना है। स्वीडन इज नॉट यूके और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। पंजाब का समझ लें, आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में हो जाए, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में हो जाए, 19-20 के फर्क से एक बराबर है। अगर आप किसी मतलब सिटी से बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है आपका, मतलब ये अब रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मतलब आप डिग्री तक एंड तक कम पहुंचते हैं, चाहे केटीएच में चले जाएं चाहे बीटीएच में चले जाएं। तो पहले अपने गोल में क्लैरिटी लाएं, एग्जैक्ट आपको पता हो मैंने करना क्या है। अगर आपने डिग्री पूरी करनी है ना 4 सेमेस्टर की फीस देके, फिर जरूर उस यूनिवर्सिटी में जाएं जहां पे आपका दिल मानता है, अगर नहीं मानता छोड़ दे। अगर देयर इज समथिंग, हाँ जी मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारा प्लान है डिग्री मुकम्मल करने का, उसके लिए मैंने कोई सीक्वेंस भी दी थी यूनिवर्सिटीज को, जिसमें हमने उपसला को फर्स्ट नंबर पे रखा था, सेकंड पे स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी थी, फिर चार्ल्स और देन गोथनबर्ग हमारे प्रोग्राम्स के रिलेटेड। मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी सिलेक्शन से एक लुंड मिसिंग हो गई है, वो शायद आप मिस कर गए। बाकी ये 4 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं स्वीडन की। इस साल उपसाला के 11 लड़के ऐसे हैं जो एक दिन लेट हुए थे, यूनिवर्सिटी ने वापस पाकिस्तान भेज दिया है। फेसबुक ग्रुप्स में जाके उन लोगों से पूछना कि हुई क्या है उनके साथ। रैंक्ड यूनिवर्सिटी आपको एकोमोडेट नहीं करेगी,
मतलब ये वो लड़के हैं जिनका मेरे से राब्ता हुआ है, यहाँ के क्या हम कुछ कर सकते हैं? फेसबुक ग्रुप भरे पड़े हैं, आप जाके पूछें कि यार जो लोग एक दिन लेट हुए एडमिशन चेंज करवाया बाद में, जिन्होंने एडमिशन चेंज करवाया आके, एडमिशन चेंज करवाया, 2 फीसें भरनी पड़ गई हैं एक सेमेस्टर के अंदर, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। तो मैंने आपको बताया ना, हमारे नजदीक सक्सेस ये है कि जब आप यहाँ आ चुके पढ़ाई शुरू कर देंगे तो थोड़ी सी वर्किंग इस उस पे भी करें कि रैंक यूनिवर्सिटी की लिमिटेशंस क्या हैं, वो आपको दे विल नॉट गोना अकोमोडेट। उनके पास पूरी दुनिया से इतने एप्लीकेशन आ रही होती है कि वो कहते हैं ठीक है, अगर कोई 2-4 आपके लिए 100% है यूनिवर्सिटी के लिए आप शायद 0.001% होंगे। तो ये इक्वेशन समझने की कोशिश करें, आपकी पूरी जिंदगी का दारोमदार है उसके ऊपर। अगर आपका एडमिशन नहीं होता, उनके लिए 20,000 स्टूडेंट में से एक है स्टूडेंट, अगर वो आपको नहीं देंगे, उनके पास पाइपलाइन में और 10 लगे होंगे जिसको दे देंगे। तो ये तो खैर एक ऐसा टॉपिक है कि जिसपे जितनी मर्जी आप बात ड्रैग कर लें, लेकिन आगे मैं बहुत सारे हाथ देख रहा हूं। इसके बाद एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर पैनल के अलावा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो तो आप अकोमोडेट करेंगे? देखिए, हम अकोमोडेट करेंगे लेकिन गारंटी नहीं करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 2 वर्ड्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप क्वेश्चन है सर, एक मेरा छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है। हेलो, हाँ जी, मुझे ये नजर आ रहा बोल कौन रहा है, लेकिन आवाज आ रही है। अच्छा सर, मेरा ये एक क्वेश्चन है छोटा सा कि अगर जब हम वीजा अप्लाई करते हैं तो अगर हमने पेरेंट्स का वीजा भी साथ अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं साथ में, और उसमें कोई लाइक रिजेक्शन के चांसेस बढ़ तो नहीं जाते? वेल, अप्लाई करना और वीजा मिलना ये 2 चीजें पैरेलल हैं। अप्लाई कर सकते हैं, यस। मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके चांसेस कम है अगर आप पहला वीजा ही पेरेंट्स के साथ अप्लाई करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आपके को एप्लीकेंट में नहीं आते, वो विजिट वीजे में आते हैं। ऑप्शन है अप्लाई करने की, लेकिन चांसेस कम है, काफी कम है। चलो, थैंक यू सर। मुदस्सर और मतलब ये जुनेद साहब, आबिद बात कर रहे हो। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आबिद आपकी। अच्छा सर, मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं जो रिपीट तो हो चुके हैं। मैं फिर से एक दफा अपनी करप्शन के लिए मैं फिर से पूछ लेता हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज जो भी आपने बताई कि इंटर और जो और है वो अटैच्ड होंगे IBCC से। मार्क्स अगर इसके अंदर 9th के भी नंबर लिखे हुए हैं और फर्स्ट ईयर के भी लिखे हुए हैं, यानी कि एक कम्युलेटिव मार्कशीट होती है, कराची से बात कर रहा हूँ, तो उसमें ना 9th के भी दोनों सब्जेक्ट और मैट्रिक के भी लिखे हुए हैं जो हमें लास्ट मार्कशीट है, और इसमें जो इंटर है उसमें भी लिखे हुए हैं। तो इसमें कि मुझे एक जो है वो अपनी मार्कशीट को अटैच करना पड़ेगा, या उसमें भी 9th और मैट्रिक दोनों और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट? अगर तो एक मार्कशीट पे 9th 10th दोनों के लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स बोथ, फिर आपको एक ही करवानी है। अगर एक पे नहीं लिखे हुए, मेरा मशवरा ये है कि क्योंकि मैंने कराची का देखा, वो हाथ से लिखी हुई होती है मोस्टली, और वो बड़ी लंबे लंबे से कॉलम बने होते हैं उनके अंदर। जी, हाथ से लिखा हुआ। हाँ जी, मेरा मशवरा ये है कि आप करा दोनों ही लें, मतलब 1000-2000 का फर्क पड़ेगा फॉर द सेफ साइड, क्योंकि पंजाब पे होती नहीं है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि थोड़ा सा ऐड करूंगी, कराएंगे तो मैं थोड़ा सा जो ऐड आप सील कराएंगे, एक्सक्यूज मी, वो जो आप बात करिए ना कि हाथ से लिखी हुई, पंजाब में भी होती है। मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी की दोनों ट्रांसक्रिप्ट जो थी वो पेन से लिखी हुई थी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 करके, पार्ट 1 की अलग, पार्ट 2 की अलग, लेकिन उसके सब्जेक्ट्स नहीं लिखे हुए थे कि मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा, पब्लिक रिलेशन पढ़ा, कम्युनिकेशन पढ़ा। तो देन आई जस्ट स्ट्रेट गो टू दी यूनिवर्सिटी, मैंने वो लिखवाए, फिर मैंने उसको ACC से वेरीफाई करवा दिया। हाँ जी, मतलब हम जिस दौर के एज ग्रुप के लोग हैं ना, उस टाइम ऐसा ही होता था। अब प्रिंट निकलते हैं, मेरे वाली भी हाथ से लिखी हुई है, लेकिन ये मुझे यंग लग रहे हैं कंपैरेटिवली। अच्छा, तो इसका मतलब है हम बुढ़े लोगों से इनका कोई फायदा हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी आबिद, सॉरी।
अच्छा सर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे मेरी जी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे मेरी मैट्रिक की मार्कशीट है, उसमें दोनों सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, दोनों के नंबर लिखे हुए हैं। तो ये और वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हाथ से कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इट्स मीन कि वो एप्लीकेबल है कि मैं मैट्रिक की करा लूँ और अपने साथ सर्टिफिकेट अटैच कर लूँ, राइट? हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा, इसी तरह इंटर के अंदर भी जो सेकंड ईयर का इंटर है, उसके अंदर भी सेकंड ईयर का जो इंटर है उसके अंदर भी सिर्फ नंबर्स हाथ से लिखे हुए हैं, लेकिन सब्जेक्ट सारे इंग्लिश से प्रिंट हुए हैं। और जो नंबरिंग है वो हाथ से लिखी हुई है, लेकिन वो सब्जेक्ट दोनों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दोनों मेंशन है, तो वो भी एप्लीकेबल है। हाँ जी, अगर फर्स्ट ईयर अगर दोनों ईयर के लिखे हुए दैट इज फाइन। चलो, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। उसके बाद आपने एक बात बताई कि जो आपने आईबीसीसी से उसको सील करवाना है, कोई कवर लेटर भी लगाना है। वो कवर लेटर क्या चीज है? वो आप जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वहां पे आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक लिखा हुआ आ रहा होता है कवर शीट। तो आपने वो कवर शीट जिसके ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर और आपकी डिटेल होती है वो आपने अटैच करनी होती है सील्ड एनवेलप के ऊपर, अगर आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटरमीडिएट है। नहीं, मैं तो अच्छा, मैं आप आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा, वैसे मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स है, ऑलरेडी मैंने मास्टर्स किया हुआ है नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, राइट? अच्छा, लेकिन मेरी जो 4 साल की डिग्री है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है, ठीक है? अच्छा, मेरा जो जॉब एक्सपीरियंस है वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट से मैं आईटी टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हूँ पिछले 14 साल से। तो अब मुझे ये मशवरा करना था और इसके रिस्पेक्ट से आपकी थोड़ी सी सुपरविजन भी चाहिए थी कि अब जो मैं मास्टर्स में मैं जो स्वीडन में वापस इनटेक ले रहा हूँ, तो किस बेसिस के ऊपर मैं इनरोल हो पाऊंगा? क्या मैं मास्टर्स की डिग्री के साथ काम कर पाऊंगा या मैं बैचलर की डिग्री के साथ काम कर पाऊंगा? क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मास्टर्स से मैच कर रहा है और डिग्री जो है वो एक अलग फील्ड की है। आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की है? जी, 4 साल की इलेक्ट्रॉनिक्स। और मास्टर्स? वो नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन, जो नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन आईटी टेक्नोलॉजी से वो है। क्योंकि मेरी जब जॉब हुई थी तो पूरी के अंदर मैंने फिर अपनी को कंपैरेटिवली चेंज करने के लिए मैंने मास्टर्स नेटवर्क्स में किया। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ गई। हाँ जी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कल को जब आपने लगाना है वो नेटवर्क्स का है, मेरा ख्याल है कि आपको कोई तीसरा फील्ड लेना चाहिए मास्टर्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, लीडरशिप, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जिससे ये इंप्रेशन जाए कि आप अपनी फील्ड के अंदर आप एक्सपीरियंस्ड हैं। अब आप एक मैनेजेरियल लेवल पे जाने के लिए 12-14 साल आपने जॉब कर ली है, फील्ड वर्क कर लिया है, नाउ यू नीड सम स्किल्स टू बी अ मैनेजर और टू बी अ लीडर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको उस तरह का प्रोग्राम लेना चाहिए कि जो आपका प्रोफाइल चेंजिंग इम्पैक्ट दे। ठीक है, तो अब इसके लिए जो मेरे पास जो इंटर की जो वेरिफिकेशन है वो आईबीसीसी से तो है, लेकिन वो भेजने की जरूरत नहीं है। अपलोड करनी है, आपने स्कैन कॉपीज अपलोड करनी है। जी, वो जो आईबीसी से जो वेरीफाई होगी वो अपलोड करनी, राइट? हाँ जी। ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, यही मेरे यहाँ तक है। तो इंटरव्यू में वो क्या इंक्वायर करते हैं कैंडिडेट के रिस्पेक्ट से? वो उसके जॉब के रिस्पेक्ट से बात करते हैं या उसके वो डॉक्यूमेंटेशन के रिस्पेक्ट से बात करते हैं? उसका क्या जर्नल इंटरव्यू क्या होता है? देखिए, इंटरव्यू इटसेल्फ एक कंप्लीट टॉपिक है कि इंटरव्यू में वो क्या क्या पूछ सकते हैं, आपकी एसओपी कहाँ कहाँ मैटर करेगी। अभी तो हम उस स्टेज से बहुत पीछे हैं, हम हो सकता है अभी 4 सेशंस और करने पड़े हमें सिर्फ ये अप टिल एडमिशंस। तो अभी हम सिर्फ वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द क्यू। तो उसके लिए हम कोई और सेशन रख लेंगे जिसमें हम इंटरव्यू का कर लेंगे आफ्टर एडमिशंस। ठीक है सर, मेरे ठीक है सर, यहाँ तक तो मेरा हो गया। तो सर एक चीज जी और लास्ट है, शायद और भी कैंडिडेट्स, एक और लास्ट क्वेश्चन हो सकता है और भी कैंडिडेट्स इसमें पूछना है। जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं और हम जो अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो आप कहते हैं चांसेस होंगे या नहीं होंगे, उसका क्राइटेरिया है कि कोई चीज पे अप्लाई करना चाहिए, मिले जो भी आपने बताया कि आप
का मकसद जो है बाहर जाना है, तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि जो हम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए क्या चीज़ की आप समझते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिस पे स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है? स्कॉलरशिप आपका टोटल बेस करता है 90% आपके एसओपी और 10% आपके ग्रेड्स पे। जब आपका मेरिट ग्रेड्स सर पे ये एसओपी काइंडली एक्सप्लेन कर दे, ये एसओपी क्या चीज है? एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। अब ये एसओपी जो आपका होता है ये बेसिकली आप समझ लें कि एक ना सीक्वेंस होना चाहिए 4 चीजों का। आपकी प्रीवियस एजुकेशन, उसकी कनेक्टिविटी आपके जॉब एक्सपीरियंस से, उसकी कनेक्टिविटी जो आप आगे पढ़ने जा रहे हैं उस डिग्री से, और उसकी कनेक्टिविटी आपके फ्यूचर प्लान से। जितना वेल स्ट्रीम्ड आपका ये स्ट्रक्चर होगा उतने चांसेस हाई हैं। लेकिन क्योंकि ये मैन मेड डिसीजन होता है कि स्कॉलरशिप किसे मिलना है किसे नहीं मिलना, इस पे आप मेरिट डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है आपका सीजीपीए 3.5 है और आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, चांसेस आर देयर आपका सीजीपीए 3.9 है, आपको स्कॉलरशिप ना मिले। तो इसलिए स्कॉलरशिप को आप काउंट नहीं कर सकते। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो फिर पंजाबी की कहावत है कि मुल्ला दर्स नहीं देगा घर भी नहीं जाने देगा। तो आपको मस्ट अप्लाई करना चाहिए, इट कॉस्ट नथिंग। लेकिन आपके स्कॉलरशिप अप्लाई करने का अगर आपको लेट्स सपोज 25% 50% ट्यूशन फी का भी वेव ऑफ मिल जाता है तो व्हाई नॉट, अप्लाई जरूर करना चाहिए। लेकिन उसकी बेस पे कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए कि आप कहें मिलेगा स्कॉलरशिप तो मैं ये करूंगा, अदरवाइज आप पूरा अपने 8-10 माह का टाइम जाया कर देंगे। मुदस्सर आपने भी, जबरान, मतलब काफी सारे हाथ खड़े हुए हैं, आप काइंडली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुदस्सर है मेरा नाम, बशीर साहब से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कोर्स जो है वो किए थे एप्लीकेशन में। एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग के बाद मेरा कुछ साल का बैक एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं मास्टर्स अगर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ना कंटिन्यू करूँ तो वीज़ा के कुछ चांसेस कम होते हैं या कोई खास फर्क नहीं पड़ता? तो सर मुझे आपकी आवाज बहुत टूट टूट के आ रही है, सबको आ रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। सेम इशू सर। मुदस्सर आपका मैं क्वेश्चन फॉलो नहीं कर पाया कि आप वॉइस कुछ बेटर है? अब बेहतर है, मतलब देखते हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने मुबशर साहब ने मेरे कोई कोर्स एप्लीकेशन में किए हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंजीनियरिंग के बाद अगर मैं कुछ साल का मेरा एक्सपीरियंस है जॉब का, और अगर मैं ऐसे मास्टर्स में मतलब अप्लाई करूँ जो प्योरली इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, तो वीज़े के चांसेस में फर्क होता है या मतलब मिल जाता है? देखिए वीजे का चांस अगर आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में भी आ जाते हैं तो उतने ही हैं जितने अगर आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में नहीं आते तब है। आपने बेसिकली जस्टिफिकेशन देनी है। अभी आपसे पहले जब अभी क्वेश्चन किया था यहाँ किसी ने, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि जिनका इंजीनियरिंग के बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स था और फिर उन्हें मैंने कहा कि आप लीडरशिप की तरफ चले जाएं। बेसिकली तो आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं। अगर आप जस्टिफिकेशन वेल प्रिपेयर्ड जस्टिफिकेशन देते हैं तो मतलब व्हाई नॉट। इसलिए ये मेरा नहीं ख्याल कि इट विल बी अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम विल बी अगर आप जस्टिफाई ना कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरा मैं मतलब वो अभी वो स्टेज तो नहीं है, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है अगर वो मतलब वो ओल्ड तो नहीं देखते कि अभी से हम उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दें? नहीं, हिस्ट्री नहीं चाहिए होती, हिस्ट्री नहीं चाहिए होती स्वीडन के लिए। वो आप जब अप्लाई करने लगे हैं उससे 2 दिन पहले की बैंक स्टेटमेंट भी चल जाती है, देन यू हैव टू मेंटेन। तो और अगर अकाउंट भी नहीं हो तब भी कोई मसला नहीं होता? तब भी कोई मसला नहीं है। मोस्ट स्टूडेंट्स के नया अकाउंट होता है, किसी ने चाचे ताए से इधर उधर पकड़ दकड़ के पैसे पूरे किए होते हैं तो नए अकाउंट ही होते हैं नॉर्मली। सही सही सही, ठीक है, थैंक यू। मेरा ये अफाक बिन कैसर, जिब्रान, मतलब आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। मैं A1 देख तो रहे हैं मुझे। सही हो गया सर। मेरे 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे।
अब आपके पैनल पे जो यूनिवर्सिटीज है ना, उनमें से कुछ के लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो क्या फिर भी हमें अपलोड करना होगा उसके लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन? एक क्वेश्चन हो गया। सही हो गया। और दूसरा है, क्या एडमिशन कंफर्म होगा अगर हम आपकी पैनल की यूनिवर्सिटीज में यानी कि अप्लाई करते हैं हम? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां आपके पैनल में जो लेट अकोमोडेशन एक्सेप्ट कर लेती हैं? पहला मोटिवेशन, किसी भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती मोटिवेशन लेटर। प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है कि किस प्रोग्राम में मोटिवेशन लेटर चाहिए, किस में नहीं चाहिए। सेकेंडली, अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे, यस इंशाल्लाह वी विल सिक्योर द एडमिशन। और मतलब अगर 10-11 साल से सबका हो रहा है तो इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन आपका कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो लेट अकोमोडेट करेंगी, ये डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम में प्लेसेस अवेलेबल हैं। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, जितने ज्यादा कोर्सेज होते हैं, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके पास प्लेस होती है लेट एप्लीकेशन की। तो ये तो पता लगेगा जब लेट एप्लीकेशन का टाइम शुरू होगा कि किस किस प्रोग्राम में कौन कौन सी एप्लीकेशन में प्लेस अवेलेबल है। नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा, जिनका वीजा लेट हो जाता है उनके रिलेटेड पूछ रहा हूँ। जिनका वीजा लेट हो जाता है, वीजा लेट पे नॉर्मली ये होता है कि 2-2, 3-3, 4-4 वीक की हम एक्सटेंशंस ले लेते हैं यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन के अंदर, कि अगर स्टूडेंट लेट भी आ जाए तो वो रजिस्टर हो जाए। जाहिर है हर यूनिवर्सिटी की एक सर्टेन डेडलाइन भी होती है। अगर फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंसेज के या बिजनेस के स्टूडेंट है और पूरा सेमेस्टर गुजर गया है, आप दिसंबर में आते हैं और आगे कहते हैं मैं अब क्लासेस शुरू करना चाहूँ, तो वो कोई यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन जितनी भी हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं उनसे हम मतलब एक मार्जिन ले लेते हैं 2-3-4 वीक तक का, कि वो स्टूडेंट अगर लेट भी आए तो वो आके क्लासेस ज्वाइन कर सके या ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू कर दे रजिस्टर हो गए। सही हो गया। तो इसमें अगर हम BTH, स्कॉपडे, गलारना और लीनियस यूनिवर्सिटी में करते हैं तो कितने % चांसेस होंगे कंप्यूटर साइंस के रिलेटिव फील्ड? किस चीज के कितने % चांस होंगे? एडमिशन के। अभी मैंने आपको बताया तो है, वो कोरे कागज पे लिखवाना है आप मेरे से। मैंने आपको बताया तो है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। सही हो गया, ठीक हो गया। चल नेक्स्ट। हाँ जी। हेलो सर। हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं मारिया बात कर रही हूँ। मेरी आप लोगों से व्हाट्सएप पे तो होता रहता है कांटेक्ट, फिर भी मैं ये बात पूछ रही हूँ कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बीकॉम जो है कराची यूनिवर्सिटी से 2 इयर्स का करा, एंड अब जो है मैंने इस ईयर EMBA की डिग्री फिनिश करी है जैबिस से, दुबई से। वो भी कराची की आई थिंक यूनिवर्सिटी है, जैबिस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आपको जानते होंगे आप। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने अभी आइल्स किया तो मेरे पास मेरा वही बैंड 6 आया है। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं दोबारा दूं 6.5 के लिए, या लेटर ऑफ मीडियम चल सकता है यूनिवर्सिटी से अगर मैं निकलवा लूं? आपका बीकॉम किस साल का है? मेरा एक्चुअली सर 2005 में मैंने बीकॉम किया, फिर मेरी शादी हो गई, गैप ह्यूज है। इसके बाद मैंने जो EMBA किया है वो अभी पास आउट हुई हूँ मार्च में 2021 में। आपको आइल्स करना पड़ेगा क्योंकि प्रोफिशिएंसी लेटर जो होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का, उसकी कोई वेटेज नहीं है स्वीडन के अंदर। अच्छा, तो मुझे एक्चुअली आ नहीं रहा और टाइम कम है, तो दोबारा दूं आइल्स में? हाँ जी, आइल्स आपको 6.5 रिक्वायर्ड होगा, एकेडमिक नो बैंड लेस देन 5.5। जी मेरे बैंड तो 5.5 से लेस नहीं है इस मॉड्यूल में, बस जो ओवरऑल आया ओवरऑल वो 6.5। हाँ जी, वो ओवरऑल 6.5, नो बैंड लेस देन 5.5 एकेडमिक, ये आइल्स चाहिए होगा आपको। अच्छा, ओके ओके सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर ये कि मुझे अगर मैंने अभी HEC से डॉक्यूमेंट करवा लिए, लेकिन IBC से जो इंटर मैट्रिक के करवाने हैं, तो वो सील्ड एनवेलप में भी करवाऊं? नहीं, आपके तो उसके बाद ग्रेजुएशन भी है ना, ग्रेजुएशन वालों को उससे नहीं करवाने हैं, सील्ड एनवेलप नहीं करवाना। ग्रेजुएशन मेरी 2 इयर्स की फिर भी। लेकिन आपने तो मास्टर्स की बेस पे करना है ना, 2 साल की ग्रेजुएशन और 2 जी साल जी का जी मास्टर्स, आपकी 4 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी ना। जिसने मास्टर जी जी लेवल पे जी करना है उसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, सिर्फ मैं फोटो कॉपी और ओरिजिनल ये दोनों अटैच करवा दूं, मैट्रिक और इंटर के ट्रांसक्रिप्ट और ये सर्टिफिकेट? हाँ जी, ओरिजिनल। ओके ओके, ओरिजिनल करवा दूं, फोटो कॉपी भी करवाऊं? फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है।
ओके सर। अच्छा, और एक क्वेश्चन सर मेरा ये है कि FRC जो आप बता रहे हैं मुझे, बर्थ सर्टिफिकेट FRC, ये तो एट द टाइम ऑफ वीजा होगा ना, अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी? नहीं, अभी नहीं है, वीजे के टाइम पे चाहिए होगा FRC और बाकी जो डॉक्यूमेंट बताए हैं। अच्छा, और जो मैंने ये EMBA किया है, ऑफ कोर्स ये बिजनेस रिलेटेड है, तो इसमें जो डिग्रीज है आप लोग बता सकते हैं कि किसमें मुझे मास्टर्स करना है, कि जॉब भी अपॉर्चुनिटी हो, जॉब की भी और दूसरी चीजों की भी? आपके बिजनेस 2 साल का है और पहले बीकॉम है, आपकी कुछ ना मतलब मिक्स डिग्री है, इसलिए शायद आप प्योर बिजनेस के कोर्सेज के अंदर क्रेडिट पूरे ना कर सकें ग्रेजुएशन के। सर तो बीकॉम तो बिजनेस ही है। लेकिन वो आपका जो बीकॉम की डिग्री जब बिजनेस के मतलब जो आपने MBA किया हुआ है उसके साथ जब एम्बेड होती है ना, या तो बीकॉम के बाद आपने MCOM किया हुआ हो तो आप और लाइन में एक कॉमर्स की लाइन में स्पेशलाइज होते हैं। जब आप बीकॉम के बाद MBA करते हैं तो आप और तरह की लाइन की आपकी डिग्री बन रही होती है। तो मतलब इट विल बी ट्रिकी कि आपका कौन सा मास्टर प्रोग्राम होगा। मे बी सप्लाई चेन मिल जाए, कोई इकोनॉमिक्स मिल जाए, आई डोंट नो आपके क्रेडिट आपने कितने पढ़े होंगे सेल्स के, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मतलब ट्रांसक्रिप्ट्स के आपने कौन कौन से सब्जेक्ट कितने पढ़े हुए हैं। अच्छा, ओके ओके सर। तो यानी अभी मेरे अपॉर्चुनिटी कम है मेरे पास, यानी कोर्सेज चूज ही होंगे मेरे? को अपॉर्चुनिटी कम एज कंपेयर टू अगर BBA हो, यस, लेकिन अगर आपके सिर्फ आप अपने हिसाब से कहें, आई थिंक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है आपके लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सकती है, सम काइंड ऑफ कोई लीडरशिप मैनेजमेंट के कोई हो सकते हैं, इस तरह के कोर्सेज आपको जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट वाले वो आप एलिजिबल हो सकेंगे उसमें। एक्चुअली सर मेरा जो मैं एक्सपीरियंस लेटर शो करना चाह रही हूँ, तो वो मेरे जैसे यहाँ पे बिजनेस है हस्बैंड का, तो मैं अकॉर्डिंग टू डिग्री जो मैं करना चाह रही हूँ मैं उसी के मुताबिक एक्सपीरियंस लेटर बना सकती हूँ। एक्सपीरियंस लेटर मैटर नहीं करता आपके एप्लीकेशन जो है एडमिशन के लिए। अच्छा, नहीं करता? हाँ जी, वो स्कॉलरशिप में कहीं हेल्प कर जाता है लेकिन एडमिशन में नहीं करता। ओके ओके सर, थैंक यू सर। तो यही क्वेश्चन है मेरा। जबरान आपका हाथ काफी देर से रेज्ड है, और जबरान का भी और अफवाक का भी। तो यहाँ पे सॉरी, एक क्वेश्चन रिपीट सर, एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। जैसे भी मैडम ने आइल्स का जिक्र किया, जिनके पास 4 ईयर बैचलर की डिग्री है उनको तो जरूरत नहीं है आइल्स की, उनको भी जरूरत है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। वेल, इसमें डिपेंड करता है आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से है और किस सब्जेक्ट में है। आपके जो 4 ईयर स्टडी है वो 2 ईयर की है, इकट्ठी 4 ईयर की है, तो ये केस टू केस वेरी करता है। इसका कोई जेनेरिक फॉर्मूला नहीं है कि आपको आइल्स चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। तो इसमें मैं एक आंसर नहीं दे सकता कि आपको तो चाहिए या नहीं चाहिए। करेगा सिलसिले में? इस सिलसिले में मुझे आपकी ट्रांसक्रिप्ट देखनी पड़ेंगी कि आपने किस क्वालिफिकेशन पूछ लेना, किस यूनिवर्सिटी से किया है, क्लियर हो जाए। सर मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी से किया है और 4 साल की कंटिन्यूसली मेरा BS का प्रोग्राम था इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का। हाँ, इंजीनियरिंग वालों को तो आइल्स नहीं चाहिए, आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उन्हें नहीं चाहिए। ओ थैंक यू। ये मुबश्शिर साहब ने कंफर्म किया था, मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन हुआ था तो मैंने कहा एक दफा रीकंफर्म कर लो। हाँ जी, थैंक यू। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। अगर क्वेश्चन ओ हाँ, मैं कैसे जिब्रान उठा हुआ है सर, अजान हो रही थी। अच्छा 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 अच्छा। सर मेरा एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने ना BSc और MSc की है 2+2, तो जो साइंस में की है सब्जेक्ट्स, तो जो मैं बॉटनी MSc मैंने बॉटनी में की है, और जो BSc है ना वो उसमें जूलॉजी थी, बॉटनी थी, उसमें ये मतलब इलेक्टिव। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन ये है कि जो मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाना है वो तो MSc वाला बनवाऊँ ना, उस पर मतलब MSc में प्रोफिशिएंसी लेटर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। और सर दूसरा सवाल ये है कि जो मैंने कंफर्म कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे ना मिस गाइड करते हैं, तो इधर पक्का क्लियर हो जाए। जो ना BSc वो एनुअल है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो मेरी जो है BSc पार्ट 2 में पार्ट 1 के भी सब्जेक्ट वाइज मतलब मार्क्स लिखे हुए हैं, तो मुझे तो नहीं ना जरूरत पार्ट 1 की मतलब टेस्ट की।
आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। मेरा ख्याल है कि जो पार्ट 1 पार्ट 2 की होती है वो अलग अलग होती है। आप एक दफा ट्रांसक्रिप्ट सेंड कर दें, अगर उसमें एक पे होंगी तो जरूरत नहीं है, अगर अलग अलग होगा तो फिर जरूरत है। ये सबके लिए एक ही फॉर्मूला है। सर उन्होंने मतलब जो मेरी है ना पार्ट 2 उसके ऊपर मेंशन ये नहीं किया कि पार्ट 2, उन्होंने बस वो बैचलर ऑफ साइंस और टोटल मतलब सब्जेक्ट जितने हैं ना उनके पार्ट 1 अलहदा, पार्ट 2 अलहदा, इस तरह उन्होंने सब कुछ डिटेल वाइज लिखा हुआ है। अगर तो मेंशन्ड है सारा कुछ एक ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, फिर आपको नहीं चाहिए दोनों अलग अलग टेस्ट करवानी सॉरी, लेकिन अगर मेंशन नहीं है फिर आपको करानी पड़ेगी। ओके। और तीसरा सवाल ये है कि सर अगर आपकी पैनल यूनिवर्सिटी में ना अप्लाई करना हो, किसी और मतलब करना हो तो आप मतलब कर सकते हैं? हाँ जी, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि हम मतलब विद आवर मैक्सिमम एक्सपर्टीज हम अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर आप ये कहें कि हमें गारंटी चाहिए एडमिशन की, वो हम, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज जो है वो फिर अकोमोडेट नहीं करती कि मतलब अगर री रिव्यू करवाना है किसी एप्लीकेशन को, हमने एक दफा अनक्वालिफाई हो गया, दोबारा फिर डॉक्यूमेंट्स रीप्रोसेसिंग करवाने हैं, तो वो अकोमोडेट नहीं करती। जी सर। ओके सर। सर अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप एकोमोडेशन देंगे अगर आप ही के पैनल की यूनिवर्सिटी से करवाया जाए एडमिशन? एकोमोडेशन, वेल एकोमोडेशन के लिए यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल्स होते हैं, अपनी हाउसिंग्स होती हैं जिसके अंदर वो एकोमोडेट करते हैं। हम हाउसिंग प्रोवाइडर नहीं है, हम हाउसिंग हेल्प करते हैं स्टूडेंट को एकोमोडेशन लेने में। होता ही है, फॉर एग्जांपल आपने लीनियस यूनिवर्सिटी में आना है या हमस्ता यूनिवर्सिटी में आना है या किसी यूनिवर्सिटी में आना है, तो वहां पे बिफोर टाइम आप कहती हैं जी मुझे हर सूरत अपार्टमेंट चाहिए, देन वी कीप आस्किंग द पीपल हु आर लिविंग अराउंड हियर कि यार अकोमोडेशन अगर कोई अवेलेबल होती है तो मोस्टली मिल जाती हैं कि हेल्प आउट कर देते हैं, लेकिन वी डोंट हैव आवर ओन अकोमोडेशंस। सर मतलब फैमिली के साथ मिल जाती है अगर जैसे अगर सॉर्ट आउट करें तो? देखें, जितनी जल्दी आप चीजों को प्लान करेंगे उतना आसान होता है। अब हर जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है उस सिटी के अंदर हाउसिंग की क्यूज लगती हैं। आप अगर जल्दी अकाउंट क्रिएट करके पॉइंट्स लेना शुरू कर देंगे तो आपको जब आप यहाँ आएंगे एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव 200-300 पॉइंट्स एंड दे आर एनफ टू गेट एन अकोमोडेशन। लेकिन अगर आप अप्लाई आके जून में करते हैं यहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी। जितना आप स्मूथ चलेंगे चांसेस आर देयर, यस लोग आते हैं फैमिलीज के साथ आके अकोमोडेशन लेके रह ही रहे हैं सारे। ओके सर एक क्वेश्चन और है कि ये जो अकाउंट हमने ओपन करना होता है, लॉगिन होना होता है इसमें एडमिशन एससी में, तो ये मैं अभी कर दूं या पहले मैं आइल्स करके फिर वेट करूं, फिर एक साथ सब कुछ करूं, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग और देखिए अगर तो आपको लगता है कि आपका आइल्स 6.5 आ जाएगा, यस सर, फिर आपको चाहिए कि आप अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स एवेल्युएशन के लिए छोड़ दें। मतलब आप अप्लाई करें, अप्लाई करके एप्लीकेशन फी पे कर दें। जिस यूनिवर्सिटी में जाना है आपने, जो आपकी पहली 2 प्रायोरिटीज है यूनिवर्सिटीज, उनके जो हाउसिंग पोर्टल्स हैं वहां रजिस्टर हो जाए। जैसे ही आपका आइल्स 6.5 आए, बाकी डॉक्यूमेंट्स उस वक्त तक आपके एवेल्युएट हो चुके होंगे। जैसे ही आपका आइल्स 6.5 आए तो एक डॉक्यूमेंट होगा जिसने रीएवेल्युएट होना है एंड यू विल गेट योर डिसीजन। अगर आप वेट करती हैं 17 जनवरी तक का, देन कीप लाइक काउंट 2-3 months मोर इन इट। इसमें शॉर्ट कोर्स के ऑप्शन है ना इस साइट्स के साथ, तो हम उसको प्रोसेस तो कर सकते हैं। आइल्स 6 आइल्स के साथ, हाँ जी, हाँ ये है कि प्रोसेस कर सकते। क्वेश्चन एक ही है मेरा कि शॉर्ट कोर्स के साथ फैमिली को मैं बार बार आउट इन नहीं करवा सकती, मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर शॉर्ट कोर्सेज देती हूँ मैं तो फैमिली के साथ इजी रहेगा वहां पे? जैसे ये तो नहीं होगा आप फिर दोबारा मास्टर्स के लिए दोबारा इन आउट करें उस कंट्री से, स्वीडन से? ये अब 2 अलग-अलग क्वेश्चन है। एक ये इन आउट, अगर आप स्टूडेंट वीजे को स्टूडेंट वीजे में आप एक्सटेंड कर सकते हैं बगैर लिविंग द कंट्री, विदाउट लिविंग द कंट्री, तो आपको इन आउट वाला नहीं है जो है ना। ये मतलब जिस तरह नॉर्मली ये इन आउट सिर्फ मिडल ईस्ट में कहीं होता है मैंने, और यहाँ किसी मुल्क में नहीं सुना कि अगर आप एक स्टडी में कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको एग्जिट लेके दोबारा इन होना हो, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पहले जो दूसरी बात आप कर रही हैं कि इंग्लिश के कोर्स पे आके, वेल कंपेयर टू डिग्री प्रोग्राम इट इज हार्डर कंपैरेटिवली ऑन शॉर्ट कोर्स। आपके पास वीजे का ड्यूरेशन कम होता है, आपको चीजें कंपैरेटिवली क्विक प्रोसेस करनी होती हैं क्रेडिट्स के लिए, अगले एडमिशन के लिए। तो
अगर आप ये कहें कि लाइफ दोनों की इक्वल होगी, नहीं, शॉर्ट कोर्स पे हार्डर है कंपैरेटिवली एज अगर आप डिग्री में आते हैं। ओके सर, तो ठीक है, मैं फिर एक ट्राई और दे देती हूँ आइल्स की इंशाल्लाह। चले ठीक है। और ये अफाक यस सर, लास्ट क्वेश्चन है सर, मैं अपने फ्रेंड के हवाले से पूछ रहा हूँ। उसका ना CNIC पे फादर नेम गलत है, सही, तो जिसकी वजह से उसकी HEC से अटेस्टेशन रुकी हुई है, क्योंकि वो पूछते हैं कि क्या आपका वालिद साहब का नाम जो है वो डिग्री के ऊपर और CNIC के ऊपर सेम है कि नहीं, तो क्या बंदा अटेस्ट करा ले, यानी कि धोखाधड़ी में ही आ जाएगा वैसे ये? तो देखिए होगा ये कि आप जब टेस्ट करवाएंगे वहां आपने CNIC अपलोड भी करना होता है। लेटर और सूनर आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। बेहतर ये है कि आज आप 4 दिन लगा लें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल राइट फॉर्म में लेके आए, क्योंकि वो उसका तकरीबन देखा जाए तो 25-30 तक उसका इस दिसंबर में ना कंप्लीट होगा CNIC का प्रोसीजर, सही, क्योंकि उसका पुराना भी गुम गया हुआ है। पहले वो अपना बनाएगा पुराने वाला और उसके बाद वो फादर का नेम चेंज कराएगा, तो HEC से अटेस्टेशन का इशू होगा फिर उसे, तो इस हवाले से पूछना था। हाँ जी, आपको बेहतर है कि डॉक्यूमेंट्स आपके सारे ठीक फॉर्म में हों बजाय इसके। और नेम चेंज एक बिग इशू है जिसमें आपके चाहे IE का भी फर्क आ जाता है, दे काउंट इट एज 2 डिफरेंट पीपल। और इसमें अगर पासपोर्ट पे वही आ जाएगा ना, फिर वीजे में मसला आएगा, पासपोर्ट अगर सेम नहीं होगा तो। नहीं, वो पासपोर्ट अभी नहीं बनवाया उसने, पहले CNIC हाँ, लेकिन वो CNIC के आगे फॉरवर्ड होगा ना पासपोर्ट भी, तो डॉक्यूमेंट्स पे और पासपोर्ट पे सेम होना चाहिए, कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैंने कहा एक दफा बंदा ट्राई कर ले, हो सकता है हो जाए, क्योंकि HEC में कर ले, ये बाद में इशू तो नहीं बनेगा कि आपका अभी CNIC पे फादर नेम चेंज है और HEC में चेंज है। इन्होंने तो HEC से वेरीफाई करना है जाके आपकी डिग्रीज को, यानी कि फिर वेट कर ले बंदा। हाँ जी, वेट कर ले, क्योंकि जो टिकट नंबर होता है ये ट्रैक हो जाता है। सही हो गया सर। रेफरेंस लेटर भी शो करने होंगे यूनिवर्सिटी से? एडमिशन के लिए नहीं। ओके, चलें वाइंड अप भी करें, हाँ काफी जी, लंबा हो मेरा गया। ख्याल है हमने 30 मिनट का प्लान किया था, ये 1.25 घंटा हो गया। तो कोई और क्वेश्चन है तो, वरना फिर वाइंड अप करें।